नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, अर्ज, खैर मकतब है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज राजस्थान जीके से संबंधित कुछ नए फैक्ट तथ्य मैं हमेशा की भांति लेकर आया हूं, तो ध्यान से देखिए। प्रथम जो चरण था राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। दोस्तों ध्यान रखें, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या था? दोस्तों तो आप ध्यान रखें, मत्स्य संघ था। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में रियासतें कितनी थी? दोस्तों ध्यान रखें, 4 रियासतें थी, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत थी। अगला प्रश्न है चौथा, प्रथम चरण में कौन सा ठिकाना मिलाया गया था? तो नीमराणा को मिलाया गया था दोस्तों। और मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर थी। हमेशा मैं एक चरण लेकर आऊंगा। आज प्रथम चरण आपका क्लियर हुआ और अगली जो कक्षा होगी उसमें दूसरा चरण में लेकर आऊंगा। दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। दोस्तों आगे मैं बात करने जा रहा हूं, कुछ ऐसा प्रश्न है जो सुमेलित करना। दोस्तों एक तरफ संप्रदाय दिया हुआ है और एक तरफ प्रमुख गति दी हुई है, स्थान दिया हुआ है। तो बिश्नोई संप्रदाय और जसनाती संप्रदाय, दादू संप्रदाय और राम सनई संप्रदाय है। इनका मिलान करना दोस्तों, तो आपको पता होगा बिश्नोई संप्रदाय है वो मुकाम है मुक्तिधाम मुकाम, समराथल धोरा, जो बीकानेर में पड़ता है। दोस्तों जसनाती संप्रदाय है, आपको पता होगा कतरियासर है, ठीक है ना। बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम है धर्म के, और जसनाती कतरियासर है, इस धर्म के 36 नियम है। और जसनाथ जी थे इसके प्रमुख गद्दीपति मुख्य, और बिश्नोई संप्रदाय के जाम्बोजी महाराज थे। आगे मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, राम सनई जो पीठ है सिंहथल में है। दोस्तों तो ये आपके सामने सिंहथल रहा है, ये सिंहथल बीकानेर में है। और राम सनई है वो सिंहथल बीकानेर में। दोस्तों इधर ध्यान दीजिए। और दादूपंथी है वो नरेना में है, दादूपंथी नरेना में है। दोस्तों ध्यान रखें, नीचे स्प्लाउट किया हुआ है, राम सनई पीठ सिंहथल बीकानेर में। दोस्तों जिसके हरिराम जी गुरु हुए और जयमल जी गुरु हुए, और इसकी जो किताब है, ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है निशानी और निर्गुण भक्ति, 2 ग्रंथ है। दोस्तों ध्यान में रखें। आगे बिश्नोई जो संप्रदाय है मुकाम नोखा में है, नोखा बीकानेर। जाम्बोजी महाराज इसके प्रमुख थे। और गोरख कृति, जंब संहिता इनकी ग्रंथों के नाम है, जंब संहिता और गोरख कृति, निर्गुण भक्ति, ठीक है ना। आगे दादू है, दादू दयाल का जो प्रमुख पीठ है वो नरेना जयपुर में। दोस्तों दादू दयाल गुरु वृंदानंद, ठीक है ना, और बुड़न धन जी इनकी कृति है, काया बेली और निर्गुण भक्ति, ये इनके गुरु हुए थे पीढ़ी में। दादू दयाल गुरु हुए इनके वरदानंद जी, जिसको बुड़न धन जी भी कहते हैं। रचना इसकी है काया बेली और निर्गुण भक्ति है। दोस्तों ध्यान रखें। अगला है जसनाथी जो संप्रदाय है वो कतरियासर बीकानेर से संबंध रखता। दोस्तों इसके जो प्रमुख हुए थे जसनाथ जी महाराज, और इनके गुरु हुए थे गोरखनाथ जी। और इसकी जो कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा पूछी जाती है, संबुदड़ा और कोंडा, ठीक है। ये जो रचनाएं हैं अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती है। तीसरी रचना है निर्गुण भक्ति। इस तथ्य को आप आराम से अच्छी तरीके से याद रखें, अच्छा प्रश्न है और कई सारे प्रश्न इसमें समायोजित हो चुके हैं। दोस्तों आगे मैं बात करूं, ऐसा ही एक प्रश्न और है जिसमें एक तरफ संप्रदाय दिया हुआ है आपके सामने, एक तरफ प्रमुख गद्दी पीठ दी हुई है, जिसमें एक चरणदास जी है, अलखिया है और गुदड़ जी है और नवल जी है। पीठ में जोधपुर है, बीकानेर है, दिल्ली है, दातड़ा, भीलवाड़ा है, ये आपके सामने दिया हुआ है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही है। ए में थी चरणदास जी का स्थान दिल्ली है, ठीक है ना। और फिर आपके अलखिया संप्रदाय है वो बीकानेर में है, ये दिल्ली में है। और गुदड़ जी संप्रदाय है दोस्तों, 4 नंबर है, गुदड़ जी दातड़ा भीलवाड़ा में है। और नवल जी संप्रदाय दोस्तों वो जोधपुर में है, ये नीचे स्पेल आउट किया हुआ है। चरणदासी पंथ डेरा कहलाता है, ये अलवर में दोस्तों।
1703 में चरणदास जी के जन्म हुआ था। 1703 में चरणदास जी का जन्म हुआ था और चरणदास जी के 42 नियम हैं। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, विष्णु संप्रदाय के 29 नियम हैं धर्म के, जसनाती संप्रदाय के 36 नियम हैं और चरणदास जी का जो संप्रदाय है उसके 42 नियम है। प्रधान इनकी जो गद्दी है, प्रधान पीठ दोस्तों दिल्ली में है। ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सागर, ज्ञान संप्रदाय इनकी प्रमुख रचना रही है चरणदास जी की। फिर है अलखिया संप्रदाय, ये अलखिया शुक्लिया चूरू में है दोस्तों। अलख संप्रदाय या चूरू लिखा है तो देखिए, अलख संप्रदाय बीकानेर नहीं हो सकता, चूरू है। और स्वामी लालगिरी अलख संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया और इनकी जो प्रधान पीठ है वो बीकानेर में स्थित है दोस्तों। प्रधान पीठ की ऊपर बात की जा रही है। आगे मैं बात कर रहा हूं, इनकी जो रचना है, किताब है अलख स्तुति प्रकाश पुस्तक है और गलता जी जयपुर में इनकी अलख जी की समाधि है। आगे संप्रदाय गुदड़ जी के बारे में बात करूं तो निर्गुण भक्ति के संत वे और दांतड़ा भीलवाड़ा में इनका प्रमुख स्थान प्रधान पीठ है। महात्मा संत दास जी द्वारा ये स्थापित किया गया है। गुदड़ जी गुदड़ी पहनते थे इसलिए इनको गुदड़ जी कहते हैं। नवल संप्रदाय दोस्तों बात करूं, संत नवलदास जी थे और हर्षोलाव नागौर में इनका प्रमुख स्थान है। और मुख्य जो पीठ की बात करें तो मामेंद्र जोधपुर है दोस्तों और नागौर में भी है। ये इतना आप ध्यान रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक है दोस्तों। ऐसा ही एक प्रश्न और है, मैं लेके आया हूं। एक तरफ संत दिए हुए हैं और एक तरफ जन्म स्थान दिया हुआ है, रामदास, जसनाथ, दरियावजी, डेरा, जैतारण, कतरियासर, बीकानेर। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। रामदास जी का जन्म है वो बीकानेर से संबंधित है जन्म स्थान, और जसनाथ जी का जो कतरियासर में है और दरियाव जी का आपके जैतारण में है और चरणदास जी का डेरा अलवर में है। ये ध्यान रखें। जसनाथ जी निर्गुण भक्ति, जन्म 1438 कार्तिक शुक्ल 11 को हुआ था और इन्होंने जसनाथ संप्रदाय चलाया था। और रामदास जी एक निर्गुण भक्ति के संत हुए थे, जन्म भीकम कौर जोधपुर में हुआ था। और राम सनई की जो प्रमुख शाखा है खेड़ापा जोधपुर में है दोस्तों। आगे मैं बात करूं दरियाव जी निर्गुण भक्ति के संत हुए थे, जन्म स्थान जैतारण पाली में है दोस्तों। राम सनई की रैण शाखा की स्थापना की गई। फिर मैं बात करूं चरणदास जी एक सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रण है। चरणदास जी सगुण और निर्गुण मिश्रण इनका संप्रदाय था, जन्म डेरा अलवर में है और 1703 में इनका जन्म हुआ। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तीनों प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान में रखें। ये कॉलेज लेक्चरर सारंगी में आया हुआ है प्रश्न 2019 30 मई 2019 को जो पेपर हुआ था उसमें आया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखें। आगे मैं बात ऐसा ही एक प्रश्न और लेके आया हूं जिसमें संत जन्म स्थान ये जो पिछले प्रश्न का है, देखिए चरणदास जी का जन्म 1703 में डेरा अलवर में हुआ। मीराबाई का जन्म है 1498 कुड़की पाली में हुआ और दादू जी का जन्म है दादू दयाल 1544 अहमदाबाद में हुआ। और जसनाथ जी का जो जन्म है 1482 कतरियासर बीकानेर में हुआ। अगला प्रश्न है कुलजम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों का ग्रंथ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखें। कुलजम स्वरूप किस संप्रदायों के उपदेशों का एक संग्रह है, तो ध्यान रखें परिणामी एक संप्रदाय है। उस संप्रदायों का जो उपदेशों का जो संग्रह है उसको कुलजम स्वरूप कहते हैं। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक वे थे प्राणनाथ जी दोस्तों, ध्यान रखें। और ग्रंथ इसका है कुलजम स्वरूप इनका ग्रंथ है। उपासना यह करते थे भगवान कृष्ण की। प्रमुख पीठ इनकी पन्ना मध्य प्रदेश में है और जयपुर में इनका जो आदर्श नगर है वहां पर इसकी पीठ रखी हुई है। मूल दर्शन है वो कृष्ण को प्रणाम करना है दोस्तों, ये ध्यान में रखें। यह भी जेल प्रहरी 13 सितंबर 2017 राजस्थान में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे मैं बात करूं तो देखिए किस हाड़ा शासक द्वारा विजयदशमी पर कोटा में प्रसिद्ध दशहरा मेला का आयोजन किया। उत्तर इसका होगा राव माधव सिंह। कई बार कोटा से संबंधित आते हैं। विजयदशमी कोटा का मुख्य पर्व है और कोटा में प्रसिद्ध दशहरा मेला भरा जाता है।
परंतु यह सवाल जो मैं अब लेके आया हूं बहुत अच्छा प्रश्न है, किस शासक ने शुरू किया है? तो राव माधव सिंह दोस्तों उत्तर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान में रखें। ऐसे प्रश्न जो कर्मचारी चयन बोर्ड है अक्सर पूछता है, तो ध्यान में रखिए। आगे मैं बात कर रहा हूं चंद्रभागा मेला के बारे में दोस्तों। तो चंद्रभागा मेला है वो झालावाड़ में आयोजित होता है। चंद्रभागा एक नदी का नाम है दोस्तों। चंद्रभागा एक नदी है, यह नदी झालावाड़ में बहती है दोस्तों। झालावाड़ में बहती है, झालावाड़ में झालरा पाटन में बहती है दोस्तों। झालरा पाटन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का जो मूल जगह है झालरा पाटन। तो चंद्रभागा मेला झालरा पाटन में भरा जाता है और झालरा पाटन झालावाड़ जिले में है। चंद्रभागा नदी झालरा पाटन में बहती है, वो झालावाड़ जिले में है दोस्तों, ध्यान रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आगे मैं बात करूं, ऐसा ही प्रश्न है पत्थरमार होली के बारे में। पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर जो जिला है पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है और मुख्य बात यह है कि जो किराड़ू है वो बाड़मेर में है। किराड़ू जो राजस्थान का किराड़ू है वो बाड़मेर में दोस्तों। और बाड़मेर में ऐसे कई बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी है और गुर्जर प्रतिहारों के समय का बाड़मेर है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं लीलटास पक्षी है, उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। लीलटास पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है? तो दशहरा के त्योहार होता है उस पर शुभ माना जाता है। एक दोस्तों लीलटास रचना भी है, वो रचना किसकी है? तो ये रागे राघव की है दोस्तों, ध्यान रखें। रागे राघव की रचना है, एक राजस्थानी कवि है रागे राघव, उसकी रचना है लीलटास। और लीलटास एक पक्षी भी है जिसको जो दशहरा जो त्योहार है उस पर देखना शुभ माना जाता दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं चांदमारी ताम्र परियोजना। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। बहुत ही अच्छा वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। आप गांठ बांध लेना, ऐसे प्रश्न तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा अभी फरवरी में आयोजित होनी है। फरवरी नहीं तो मार्च में तो होना निश्चित है। उसमें ऐसे प्रश्नों को बोर्ड जरूर पूछेगा दोस्तों, ध्यान रखें। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं एक हवेली के बारे में दोस्तों, यहां लिखा है जालिम सिंह की हवेली। जालिम सिंह नहीं है, ये सालिम सिंह है दोस्तों। सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, हाँ सॉरी, सालिम सिंह की हवेली दोस्तों आपके जैसलमेर जिले में है, जैसलमेर में है। और जालिम सिंह की हवेली दोस्तों कोटा में स्थित है। अब दोनों प्रश्न कंफ्यूज करने वाले दोस्तों, ध्यान में रखें। सालिम सिंह और जालिम सिंह। सालिम सिंह की हवेली कई बार परीक्षा में पूछा गया, अधिक बार पूछा गया सवाल है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को तो यह तो पता है सालिम सिंह की हवेली पटवों की हवेली जैसलमेर में है और जालिम सिंह की हवेली कोटा में स्थित है, जो है दोस्तों जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। सालिम सिंह और जालिम सिंह दोनों को ध्यान में रखें दोस्तों। आगे मैं बात करने जा रहा हूं बयाना दुर्ग के बारे में। तो बयाना दुर्ग भरतपुर जिले में स्थित है, यह आप सभी को पता है। बयाना का दुर्ग भरतपुर जिले में है और वो कहां है? तो मानी पहाड़ी पर है। कहां पर है? मानी पहाड़ी पर है। मानी पहाड़ी को दमदमा पहाड़ी भी कहते हैं। आपके सामने दो ऑप्शन है, मानी पहाड़ी भी ऑप्शन में आ सकता है और दमदमा पहाड़ी भी आ सकता है, दोनों साथ में आ सकते हैं, कोष्टक बना के दे सकते हैं। तो बयाना का दुर्ग भरतपुर जिले के मानी या दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर ले दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये। आगे मैं बात करूं दोस्तों बयाना दुर्ग, बयाना का जो दुर्ग है, बयाना दुर्ग को बाणासुर का किला भी कहते हैं, जो पीछे बात की थी, मानी या दमदमा पहाड़ी पर स्थित है और इसको बाणासुर का किला भी कहते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों राजस्थान के जो कटिबंधीय क्षेत्र है उससे संबंधित एक प्रश्न लेके आया हूं। तो राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, राजस्थान के उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन केवल माउंट आबू में मिलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक ही जगह है राजस्थान की माउंट आबू, वहां उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखें।
आगे मैं वनस्पति के बारे में बात करने जा रहा हूं, उससे संबंधित एक प्रश्न लेके आया। राजस्थान में वनस्पति विविधता की दृष्टि से, वानस्पतिक विविधता की दृष्टि से माउंट आबू राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। बहुत अच्छे प्रश्न है, 2 प्रश्न में माउंट आबू से संबंधित लेके आया। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बेहद ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों, आप इनको अच्छी तरीके से या अपने जेन में उतार लें। 2 प्रश्न है, दोनों भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वानस्पतिक विविधता की दृष्टि से माउंट आबू राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। और पहले वाला था उप जो आद्र जिला है, स्थान है, वो माउंट आबू है, ये आप ध्यान में रखें। आगे मैं सीकर जिले का एक अच्छा सा खूबसूरत पक्षी लेके आया हूं आपके सामने, वो पक्षी है साइन। साइन पक्षी सीकर जिले का शुभंकर है दोस्तों। मैं रोजाना एक शुभंकर, पहले मैंने एक कक्षा आपको दी है जिसमें राजस्थान के टोटल शुभंकर के बारे में मैंने चर्चा की है। अब मैं रोजाना कक्षा में एक शुभंकर के बारे में बात करता हूं। आप ध्यान रखें, सीकर जिले का जो शुभंकर है वो साइन पक्षी है। साइन पक्षी पर सीकर जिला है वो ध्यान देता है, उनके रख रखाव संरक्षण का जिम्मा सीकर जिले को है दोस्तों। उनको बढ़ावा देना सीकर जिले का उत्तरदायित्व है, उनको एक ड्यूटीज दी गई है दोस्तों। बहुत अच्छा पक्षी है, बहुत अच्छा पक्षी है, खूबसूरत पक्षी है और सीकर जिले का शुभंकर है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं जैसलमेर के किले से संबंधित, जो कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है, फिर भी अभ्यर्थी न जाने कई बार गलत कर देते हैं। अबुल फजल ने जैसलमेर के किले सोनारगढ़ के लिए कहा था कि जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। ये सवाल कई बार परीक्षा में आया हुआ है। ये मत किसका है, ये किसने कहा है, तो दोस्तों ध्यान में रखें, अबुल फजल ने कहा है। जैसलमेर जिले को सोनारगढ़ कहते हैं, स्वर्णगढ़ कहते हैं, है ना, और गोल्डन सिटी कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसलमेर में निकलने वाला पत्थर पीले कलर का है और जैसलमेर का किला और जैसलमेर की भव्य महल, भव्य हवेलियां पीले पत्थर से बनी हुई है, इसलिए गोल्डन सिटी कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं, सोनारगढ़ कहते हैं। और अबुल फजल ने यह कहा था कि जैसलमेर तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। पूरे रेगिस्तान में बना हुआ किला है, इसलिए अबुल फजल ने ये कहा है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। आगे मैं खमनोर के और जा रहा हूं, तो खमनोर पहाड़ी, राजसमंद और गोगुंदा, खमनोर की जो पहाड़ी है वो खमनोर, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच मैदानी भाग, जहां की मर्दा का रंग पीला होने के कारण इसको हल्दी घाटी कहा गया है। अब नाम आ गया हल्दी घाटी के युद्ध, कई बार परीक्षा में आता, हल्दी घाटी के युद्ध किसके बीच में हुआ और कब हुआ। अब यह भी बात ध्यान में रखना है कि ये जो हल्दी घाटी कहां है, तो हल्दी घाटी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद और गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर, दोनों के बीच जो मैदानी भाग है, मर्दा वहां की मर्दा पीली है, ठीक है ना, उनको हल्दी घाटी कहा गया है। और हल्दी घाटी का जो प्रयोग है, सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। हल्दी घाटी का प्रयोग सबसे पहले ये नामकरण देने वाले हैं कर्नल जेम्स टॉड। दोस्तों अच्छी तरीके से ध्यान रखें, ये तो प्रश्न कई बार ऐसे सवाल है वो पूछे जाते हैं। आगे मैं श्रीलाल जोशी के बारे में बात करने जा रहा हूं। श्रीलाल जोशी का जन्म 5 मार्च 1931 को हुआ दोस्तों, ध्यान में रखें। भीलवाड़ा के शाहपुरा में इनका जन्म हुआ। इन्हें बाबूजी उपनाम से जाना जाता है। यह फड़ चित्रकारी के लिए विश्व में विख्यात है दोस्तों। श्रीलाल जोशी बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं, उपनाम बाबा है इनका। भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है, 5 मार्च 1931 को इनका जन्म हुआ। और बड़ी मजे की बात है, 2006 में पद्मश्री और 2007 में हस्तलिपि में दिया जाने वाला शिल्प गुरु सम्मान, इनको दोनों सम्मान जो कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सम्मान है वो इनको मिल चुके हैं। श्रीलाल जोशी को भूलना नहीं है। आरएस लेवल तक का प्रश्न है, आरएस लेवल और असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं। और अभी ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेने जा रहा है, तो उसमें ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछने वाला है, तो आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 जिले अलवर, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। यह 2011 के अनुसार सर्वाधिक 3 जिले हैं। और अगला प्रश्न है हेमावास बांध कहां बनाया गया है, तो हेमावास बांध पाली में है। हेमावास एक गांव का नाम है, पाली जिले में हेमावास एक गांव है
उस गांव में ये हेमावास बांध बना हुआ है। और बांकली बांध की बात करूं तो बांकली बांध कहां है, तो ये जालोर में दोस्तों, ध्यान में रखें। और पिचियाग बांध कहां है, तो पिचियाग जोधपुर में एक जगह है, वहां ये बांध बना हुआ है। पिचियाग जोधपुर बिलाड़ा में पड़ता है, बिलाड़ा जोधपुर की तहसील है, उसमें पिचियाग गांव है, वहां पे एक बांध बना हुआ है। और मेजा बांध है वो भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों, कोठारी नदी पर स्थित है मेजा बांध, ध्यान में रखें, कोठारी नदी पर है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक वन वाले हैं। पहला उदयपुर है, दूसरा अलवर है, तीसरा प्रतापगढ़ है। हेमावास बांध है वो पाली जिले में है, बांकली बांध जालोर में है, पिचियाग बांध जोधपुर में है और मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है। ध्यान रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। जंतर मंतर, जंतरवादी यंत्र है किसके द्वारा बजाया जाता है, जंतरवादी यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है, तो देवनारायण जी के भोपों द्वारा बजाया जाता है। और पाबू जी के भोपे क्या बजाते हैं दोस्तों, ध्यान रखें, रावण हत्ता। क्या बजाते हैं, रावण हत्ता बजाते हैं दोस्तों, ध्यान में रखें। और देवनारायण जी के भोपे हैं वो जंतरवादी यंत्र बजाते हैं। ये भी साथ में ध्यान रखें दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ है और पाबू जी की फड़ है दोस्तों, ध्यान रखें, सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है ना। आगे मैं बात करना चाह रहा हूं, किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ के जिले के ग्राम बस्सी में ही मिलता है, वो कावड़ कला है। लकड़ी से बनाई जाती है, कावड़ कला है जो पुश्तैनी काम है। चित्तौड़गढ़ जिले का एक बस्सी गांव है और बस्सी गांव में ही कावड़ बनाई जाती है और इसका पुश्तैनी धंधा वैसे और जगह बनाई जाती होगी परंतु वहां की प्रसिद्ध कावड़ है दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, तो भूप सिंह गुर्जर था दोस्तों, आपको पता होगा। बिजोलिया आंदोलन से संबंध रहा है। बिजोलिया आंदोलन राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, ठीक है। और इसमें भूप सिंह, विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था। साधु सीताराम दास, भूप सिंह पथिक, ऐसे माणिकलाल वर्मा इसमें क्रांतिकारी रहे, नेता के रूप में काम किया दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं थेवा कला के बारे में। थेवा कला प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ में केवल सोनी परिवार को ही इनको प्राथमिकता मिली हुई है। सोनी परिवार फेमस है दोस्तों प्रतापगढ़ का थेवा कला के रूप में, जो छोटे छोटे मोती पहनाए जाते हैं कांच पर, ठीक है ना। ये थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, सोनी परिवार। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध जगह जयपुर है, गलीचे के निर्माण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जयपुर है। तो ध्यान रखें दोस्तों, सभी प्रश्न ये परीक्षा में आए हुए हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीट होते हैं। आगे मैं और ऐसे ही कुछ प्रश्न उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये नौटंकी लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखें। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, नौटंकी लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वो झांझ है। वेरी मोस्ट, ये जो प्रश्न है बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, छंटे हुए प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आए हुए हैं। तो गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी का ध्यान रखें, नौटंकी लोक नाट्य से प्रसिद्ध है, उनके लिए जानी जाती है। और वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वो झांझ है। अगला प्रश्न है, लोक नाट्य चार बैत किस शहर से संबंधित है, तो चार बैत टोंक से हैं। कई बार सवाल आया हुआ है, अच्छा सवाल है, कई बार आया हुआ है। लोक नाट्य चार बैत है, चार बैत का संबंध टोंक से है। अभंग का क्या तात्पर्य है, अगला प्रश्न। अभंग विठोबा को समर्पित एक भक्ति काव्य है दोस्तों, ध्यान में रखें, एक हिंदी साहित्य से संबंधित ये प्रश्न है और जीके में भी कई बार पूछा जाता है। तो अभंग का तात्पर्य है विठोबा को समर्पित एक भक्ति काव्य है। अगला प्रश्न है, भयंकर 50 पवने किससे संबंधित है, तो ये पछुआ पवनों से संबंधित है और पछुआ पवने राजस्थान में मावठा करवाती है दोस्तों, ध्यान रखें। भयंकर 50 के नाम से जानी जाती है पछुआ पवने, भयंकर 50 के नाम से। इस सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, स्क्रीनशॉट भी ले दोस्तों। आगे मैं कुछ ऐसे प्रश्नों की और चर्चा करने जा रहा हूं। रजब अली खान का संबंध किससे है, तो वीणा वादन से है। रजब अली खान का संबंध राजस्थान में किससे है, वीणा वादन से, बहुत अच्छा प्रश्न। आमिर खान का संबंध किससे है, सितार वादन से है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध मांड गायन से है, अल्लाह जिलाई बाई का संबंध मांड गायन से है दोस्तों, जैसलमेर से, बीकानेर से है। और पंडित रवि शंकर का संबंध किससे है, सितार वादन से है। और राजस्थान में झोरावा गीत क्या है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एक विरह गीत है। झोरावा गीत एक विरह गीत है। पिछली कक्षा में भी मैंने इस गीत के बारे में अच्छी खासी चर्चा की है, प्लेलिस्ट में जाइए, पिछले मेरे वीडियो यूट्यूब पर देखिए, आपको अपना पता चल जाएगा दोस्तों।
आगे मैं बात करने जा रहा हूं अजरक प्रिंट कला का प्रमुख केंद्र बाड़मेर है दोस्तों। अजरक जो कला है, अजरक प्रिंट कला है, बाड़मेर की फेमस कला है और ये बाड़मेर के नाम से ही जानी जाती है। कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र दोस्तों उदयपुर है, ध्यान रखें, यह भी कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? सिवाना के दुर्ग को, सिवाना के दुर्ग को जीतकर खैराबाद नाम रखा। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। इसका इतिहास है, इतिहास में राजस्थान के जिलों का इतिहास भी आपको बताऊंगा। ये जो मेन जो अभी परीक्षाएं नजदीक हैं तृतीय श्रेणी, तो इन परीक्षा से पहले मैं जो मुख्य प्रश्न है आपको करवा देता हूं, उसके बाद में टॉपिक वाइज आपको कराऊंगा। तो सिवाना दुर्ग के बारे में भी मैं आपको सिवाना भी लेकर जाऊंगा दोस्तों, ध्यान रखें। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण कराया है? बहुजीरो तालाब का निर्माण कराया है तो मालदेव की रानी थी स्वरूपदेव झाली। स्वरूपदेव झाली रानी थी, उसने बहुजीरो तालाब नाम से मंडोर जोधपुर में उसका निर्माण कराया है। अगला प्रश्न है बिजोलिया अभिलेख का काल क्या है? बिजोलिया का अभिलेख काल है 1170। ध्यान रखें, बिजोलिया एक ऐसा अभिलेख है जो बहुत ही पुराना अभिलेख है दोस्तों, और इनका समय काल है 1170 है। कई बार ये परीक्षा में पूछा है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, ऐसा ही मुख्य प्रश्न है राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? राजौरगढ़ कलात्मक वैभव एक शेखावटी जगह है राजौरगढ़, तो कस्बा है बहुत अच्छा, तो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है दोस्तों, ध्यान में रखें। राजौरगढ़ जो वैभव है, कलात्मक वैभव बने हुए हैं, वो गुर्जर प्रतिहार राजा हुआ करते थे उस समय बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। अगला प्रश्न है सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो सुनारी सभ्यता आपको पता ही होगा, झुंझुनू जिले में है, तो झुंझुनू जिले से ही इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है शेख हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये चिश्ती सिलसिले के थे दोस्तों, चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे, ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई? प्रताप सिंह बारठ, जो केसरी सिंह बारठ का पुत्र था और जोरावर सिंह बारठ इसका चाचा था। केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ दोनों सगे भाई थे और प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ का पुत्र था। इनको बड़ी यातनाएं दी गई कि तेरी माँ तेरी याद में रो रही है, तो इन्होंने जवाब दिया अंग्रेजों को, मेरी माँ को खुश करने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुलाना चाहता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है। और इनका चाचा जोरावर सिंह बारठ वो आजीवन नहीं पकड़ा गया, आजीवन वो साधु के वेश में घूमता रहा, और केसरी सिंह बारठ ने भी कई बार जेल भोगी और अंत में गांधी जी के वृद्धाश्रम आश्रम में उन्होंने सेवा दी है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है जयपुर का स्थापना वर्ष है 1727। कनक सागर एक क्या है? एक पक्षी अभयारण्य है दोस्तों, कनक सागर। और विजय पाल रासो के लेखक कौन है? नल सिंह भट्ट। सगत रासो के लेखक कौन है? गिरधर आसिया, कई बार परीक्षा में पूछा है। और बुद्धि रासो के लेखक कौन है? जलन कवि। सती रासो के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं फट चित्रकला के बारे में और थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। तो फट चित्रकला के लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं कौन? पाबूजी। पाबूजी राठौड़, कोलमंड फलोदी जोधपुर में पड़ता है दोस्तों, जो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और रामसा पीर, यह फलोदी के पास में ही है। रामदेवरा जो पोखरण जैसलमेर में पड़ता है दोस्तों, ये रामसा पीर है, पीरों के पीर है और लक्ष्मण श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन है? तो हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक नैनूराम शर्मा है। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें नैनूराम शर्मा से संबंधित प्रश्न नहीं आया हो, ध्यान रखें। हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है रजबवाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? तो रजबवाणी पिछले अभी एक प्रश्न आया था, दादू दयाल से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखें। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। करौली होगा 1865 में करौली के राज्य के अतिथि जो केंद्र है वहां राजस्थान में आए थे, ध्यान रखना, सबसे पहले आए थे। उसके बाद में दयानंद सरस्वती उदयपुर भी आए थे, उसके बाद जोधपुर भी आए थे, ठीक है ना। नन्ही जान ने कुछ कांच माच पिलाया, उसकी वजह से नागौर में इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करना, इतना ही दोस्तों, आज इतना ही। कल अगली कक्षा में कुछ नए तथ्य लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। कक्षा थोड़ी लंबी हो गई, क्षमा चाहता हूं।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।